हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपके बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, जो आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखा है, गांधी एक समझ, इसके क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ये ड्यू एसओ रेगुलर एनसीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए वीडियो होने जा रही है। तो इस एक पीडीएफ तैयार की जिसमें आपको टोटल 18 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर मिलेंगे आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हर चैप्टर से, हर यूनिट से आपके क्वेश्चन लिए गए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। आपको 50 रुपये में ये पीडीएफ आपको सेंड कर दिए जाएंगे। जिस भी स्टूडेंट को चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टोटल 18 क्वेश्चन है और आपके पेपर भी आने वाले। इतना टाइम नहीं है कि सभी क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर सके, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जाए वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड था, इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको क्लासेस फर्स्ट में कराया था। प्लस जो ये 18 क्वेश्चन है किस टाइप से पीडीएफ में लिखे हैं, प्लस इसके आंसर किस टाइप से, हमने आपको क्लासेस फर्स्ट के वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये क्वेश्चन भी हमने आपको अच्छे से करा चुके हैं। ठीक है, जो इसमें हम क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन सेकंड हमने इससे पहले वीडियो में कराया था, प्लस क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद ये क्लासेस फर्स्ट सेकंड देखने के बाद जो आपका चैप्टर फर्स्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए गाइस, आपको बता दें पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पता है 18 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते, 4 या 5 ही क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए आप व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा और गांधी जी द्वारा मशीनीकरण की आलोचना तथा गांधी जी द्वारा औद्योगिक के कारण की आलोचना का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको इनके जो ग्राम स्वराज है उसकी अवधारणा बतानी है, फिर जो ये मशीनीकरण है इसकी आलोचना बतानी है, प्लस ये औद्योगिकी है इसकी आलोचना का वर्णन करना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन ऐड हो रहेगा, इस अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम आगे चल के आपको सभी कुछ क्लियर बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम आंसर देखते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट है। देखिए, ग्राम स्वराज, ग्रामीण स्वशासन की अवधारणा, ग्राम स्वराज आ सकता है या ग्रामीण स्वशासन आ सकता है पेपर में। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। इसकी अवधारणा देखते हैं, गांधी जी चिंतन का मुख्य केंद्र बिंदु थी। तो देखिए, जो ये ग्राम स्वराज है गांधी जी की जो परेशानी कह सकते हैं या चिंतन कह सकते हैं, उसका मुख्य केंद्र बिंदु थी। ग्राम स्वराज की अवधारणा को हमें 2 प्रमुख सिद्धांत सत्य और अहिंसा के संदर्भ में समझना चाहिए। तो इसको हम समझने के प्रयास करेंगे तो 2 सिद्धांत के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, एक सत्य एक अहिंसा के संदर्भ में। ठीक है, ग्राम स्वराज एक विशेष सिद्धांत है जिसे गांधी जी ने प्रतिपादित किया और बाद में आचार्य विनोबा भावे ने भूदान कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाया था। तो देखिए, जो ये ग्राम स्वराज है इसको गांधी जी है उनके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था, फिर इनके बाद जो इन्होंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया इसके माध्यम से। ठीक है, इसका आगे देखते हैं। गांधी जी के अनुसार स्वराज शब्द स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर एक निरंतर प्रयास है, जो कि वास्तविक अर्थों में स्वशासन को परिभाषित करता है। तो देखो, जो गांधी जी का मानना था कि स्वराज क्या है, तो वो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर का एक साधन कह सकते हैं, प्रयास कह सकते हैं, जो आपके जो उसको स्वशासन को परिभाषित करता है। गांधी जी के शब्दों में प्रत्येक गांव को एक आत्मनिर्भर स्वशासन इकाई के रूप में स्थापित करना ही ग्राम स्वराज की अवधारणा का मुख्य लक्ष्य है। तो गांधी जी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो एक गाँव है आत्मनिर्भर बने, खुद के अकॉर्डिंग बने, तो यही उसकी स्वराज की जो अवधारणा का मुख्य लक्ष्य बताते हैं। ठीक है, गांधी जी के अनुसार ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना, मतलब कि आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए, उससे परिपूर्ण पूरी तरह से। स्वयं के उपयोग के लिए स्वयं का उत्पादन, शिक्षा और आर्थिक संपन्न से है, मतलब कि अपने उपयोग के लिए आपके पास अच्छी शिक्षा, आर्थिक संपन्न मतलब उत्पादन, ये सभी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, गांधी जी ने स्वराज की कल्पना एक पवित्र अवधारणा के संदर्भ में की जिसके मूलभूत तत्व है। तो गांधी जी क्या कहते थे, जो स्वराज है एक पवित्र जो मूलभूत तत्व के अकॉर्डिंग, एक अवधारणा के अकॉर्डिंग उसे देखा गया। इसके तत्व देखिए,
आत्म अनुशासन और आत्म संयम, मतलब कि अपने अंदर आत्म अनुशासन बनाए रखो और आत्म संयम रखे। गांधी जी का स्वराज गांव में बसता था, वो ग्रामीण उद्योगों की दुर्दशा से चिंतित है। और इनका जो स्वराज है गांधी जी का कहाँ बसता था, ग्रामीण मतलब गांव में, ठीक। और वो वहाँ की जो उद्योग है उनसे वो बहुत ज़्यादा ही चिंतित थे, उनकी दुर्दशा मतलब बेकार थी। खादी को बढ़ावा देना तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके जीवन में आदर्श थे। तो जो गांधी जी का क्या मानना था कि जो खादी वस्तु है उनको बढ़ावा दिया जाए, प्लस जो कि विदेशी वस्तुएं होती है उनके बहिष्कार को अकॉर्डिंग वो देखते थे, ठीक है। गांधी जी का कहना था कि खादी का मूलभूत उद्देश्य प्रत्येक गांव को अपने भोजन कपड़े के विषय में स्वावलंबित बनाना है। तो मतलब कि जो क्या कहते हैं कि जो खादी है क्या मतलब कपड़े भोजन ये सब जो गांव वासी लोग हैं उनके विषय में वो स्वावलंबित बनाना चाहते थे उनको। एक ऐसे समय जब पूरा संसार बुनियादी वस्तुओं की खरीद के लिए संघर्ष कर रहा, तब गांधी जी का ग्राम स्वराज अहम स्वदेशी का विचार ही हमारे लिए मार्गदर्शन कर सकता था। मतलब कि सारे जो लोग हैं वो विदेशी वस्तुओं की ओर आकर्षित हो रहे थे, लेकिन वही समय था कि जो गांधी जी द्वारा जो ये आपके मार्गदर्शन का कार्य कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, जो ग्राम स्वराज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पूरे विश्व को वैश्विक गांव में परिवर्तन कर दिया। भारत जैसे एक विकासशील देश की उत्तर कोरोना काल में आगे की नीति यही होनी चाहिए कि वे गांधी जी के ग्राम स्वराज और स्वदेशी की अवधारणा का अनुसरण करें। भारत के गांव सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण इकाई था। गांधी जी का स्वदेशी तथा ग्राम स्वराज का नारा ही सच्चे अर्थों में भारत को एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में परिवर्तन कर सकता है। तो ये बताया जा रहा है कि जो गांधी जी का है कि जो ये आपका नारा है स्वराज का कह सकते हैं, ये ग्राम स्वराज या स्वदेशी, इसके अकॉर्डिंग ही जो भारत एक आत्मनिर्भर देश बन सकता है, अपने ऊपर उसमें परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। अतः हमें वर्तमान समय में गांधी दर्शन का पुनः एक नए दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। मतलब कि ये बताया जा रहा है वर्तमान समय मतलब अभी के समय में आपको जो गांधी जी के दर्शन को एक बार फिर से अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके दृष्टिकोण पर विचार करने की आवश्यकता है। तो ये थे पॉइंट आपके जो कि आप कह सकते हैं गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए, तो यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो गांधी जी द्वारा औद्योगिकरण कारण की आलोचना, मतलब इसकी आलोचना हम कैसे कर सकते हैं, इसकी आलोचना के पॉइंट के अकॉर्डिंग पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आप ये पॉइंट लिखेंगे। देखिए इसकी आलोचना के अकॉर्डिंग अपनी पुस्तक हिंदू स्वराज में गांधी जी ने आधुनिक औद्योगिकीकरण और इसके दुष्परिणामों की इतनी आलोचना की कि उनके किसी भी स्वरूप को उचित नहीं मानते थे। वर्तमान सभ्यता में मानव के दुखों का प्रमुख कारण और पाप तकनीकी औद्योगिक विकास है। तो देखो गांधी जी द्वारा कहते हैं कि जो इनकी हिंदी स्वराज है उसमें उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा ही आलोचना की और ये बताया कि इसके दुष्परिणाम है सामने आए, और वो वर्तमान सभ्यता के लिए ना इसे दुखों का कारण बताते हैं औद्योगिकरण को गांधी जी। और ये भी बताते हैं कि जो आपके पाप होते हैं तकनीकी औद्योगिक इसके विकास का कारण बन रहा है। ये विचार गांधी के प्रारंभिक दिनों में ब्रिटिश औद्योगिक स्थिति से संपन्न तथा उसके बाद में उनके दक्षिण अफ्रीका में हुए अनुभवों की देन है। मतलब कि जो देखो ब्रिटिश सरकार थी, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जो भी अनुभव हुए उनकी देन इनसे माना जाता है, ठीक है। कॉल मार्क्स, थॉमस हिल गिन तथा फैलियन समाजशास्त्रियों ने भी अंग्रेजी पूंजीवादी औद्योगिकरण समाज की घोर निंदा की। तो जो और समाजशास्त्री है गांधी जी के साथ साथ औद्योगिकरण की उन्होंने भी निंदा की है, मतलब बुराई की है। 19वीं शताब्दी के अंत की ओर जब गांधी इंग्लैंड में ही थे तब कारखानों से संबंधित कानूनों और वोट के अधिकार से विस्तार से औद्योगिकरण की कुछ बुराइयों से छुटकारा दिलाया था। तो देखो जबकि आपको बताया जा रहा है कि जो इंग्लैंड में जब गांधी जी थे वहाँ के कारखानों से संबंधित जो भी चीज़ें थी, प्लस वो मताधिकार कह सकते हैं या वोट के द्वारा उनसे कुछ बुराइयों से उनको छुटकारा दिलाए गए थे। इससे औद्योगिकरण की बुराइयों को कम तो किया गया किंतु समाप्त नहीं। इससे इनकी बुराइयां थोड़ी बहुत कम हो चुकी लेकिन इसको समाप्त नहीं किया गया, ठीक है। गांधी औद्योगिकीकरण के इस काले धब्बे या इसके पक्ष को ठीक से पहचान चुके थे। मतलब कि इसके जो बुराइयां थे, इसके धब्बे थे, इसको बहुत अच्छी तरह से गांधी जी द्वारा पहचाना गया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ विचारकों ने यह दावा देना शुरू कर दिया था कि आधुनिक औद्योगिकरण सभ्यता पूर्णतः लाभकारी नहीं है। दर्शन शाखा और काल में कई अभिव्यक्ति आंदोलन ने उभरे और बड़े औद्योगिक व्यवस्था के संकट को गिनवाना शुरू कर दिया।
तो देखो इसमें ये भी बताया जा रहा है जो 20वीं शताब्दी में कि ये बहुत ज़्यादा ही आपके लिए नुकसानदायक है, ये किसी के लिए भी जो लाभदायक नहीं है। और इसमें कुछ आंदोलन सामने आए जिसकी तरह से उनके जो व्यवस्था है उनके संकटों को गिनवाना चालू कर दिया था, ठीक है। दर्शन भी इस अभिनय में शामिल थे और ये भी शामिल हो गए थे। तो इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में इस औद्योगिकरण का विरोध टैगोर ने अपने स्वतंत्रता के उद्यानों और गांधी जी ने पश्चिम के त्याग से किया। तो इन दोनों ने इनका जो कहते हैं ना इनका विरोध किया, ठीक है। गांधी उत्पादकता में बढ़ोतरी और उनके परिणाम से पश्चिम जनजीवन में समृद्धि से इनकार नहीं करते, परंतु वे इस सारोकर से इनकार करते हैं जिससे वो कहा गया है कि वर्तमान औद्योगिकरण का स्वरूप जन साधारण में खुशी का संचार कर मानवीय सभ्यता के विकास की ओर अग्रसर है। मतलब कि वो इन देखो जो है कि उत्पादन की बढ़ोतरी से गांधी जी को कोई भी परेशानी नहीं है, मना नहीं करते, लेकिन वो इस बात से इनकार करते हैं कि जो ये बताया जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में कि जो औद्योगिकरण से जो जनजीवन में सुविधाएं हो जाएंगी और वो अपना विकास कर सकते हैं, अपने वर्तमान में खुशियों का संचार है, मानवीय जीवन में सभ्यता का विकास है, तो उससे उन्हें परेशानी थी। उनका मानना है कि औद्योगिकरण से आवास जैसे कुछ क्षेत्रों में आवश्यक लोग पहले से अच्छे घरों में रहने लगे। ये उनका मानना है गांधी जी का कि औद्योगिकरण से आने से जो लोग अच्छे क्षेत्र में अच्छे घरों में रहने लगे, ये सभ्यता की तरक्की केवल शारीरिक खुशी प्रदान करती है और जो ये तरक्की सिर्फ शरीर के अकॉर्डिंग ही आपको खुशी प्राप्त होती है, ठीक है। पहले लोग खाले अथवा चाम पहनते थे तथा भाले का हथियार के रूप में प्रयोग करते थे, लेकिन आज के विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते तथा अग्नि अथवा भयंकर तकनीकी वाले हथियार रखते हैं। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो पहले के लोग थे गांधी जी द्वारा कि मतलब कपड़े की जगह खाले पहनते थे और हथियार रखते थे, वो जंगलों टाइप के जो भी होते थे, लेकिन आज के तौर पर जो आपके रंग-बिरंगे विभिन्न प्रकार के कपड़े भी पहनते हैं, अग्नि का भी प्रयोग है, प्लस भयंकर हथियार का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि दुनिया के दूसरे भागों के लोगों भी वर्तमान यूरोप के व्यवहार को अपनाने लगे तो वे सभ्यता ग्रहण कर लेंगे। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो कि दूसरे भागों में मतलब कि अभी के समय में वर्तमान यूरोप की जो भी व्यवस्था अपनाने लगे तो वो सभ्यता ग्रहण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकों ने मनुष्य की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर उसके धन अर्जन करने की स्थिति को मजबूत किया और जो भी आपके उत्पादन क्षमता होती है उसको बढ़ाया गया, उससे आपको धन अर्जित करने में सहायता मिलती है। ये सभी सभ्यता के संकेत है, परंतु तस्वीर को दूसरा पहलू वह है आत्मविनाश। तो इससे ये होता है कि जो आत्मविनाश भी आपके उत्पन्न हो सकते हैं। इसके आगे कुछ पॉइंट हम देखते हैं। ज्ञानचंद के अनुसार गांधी का आर्थिक दर्शन उनके राजनीतिक सामाजिक दर्शन के अनुरूप ही उनके संपूर्ण विचारधारा का हिस्सा है, परंतु इसे भली भांति और सही प्रकार से समझने के लिए उसकी मूल पांडुलिपि को ध्यान में रखना होगा। तो देखो जो ये बताया जा रहा है कि जो गांधी जी का जो दर्शन होता है आर्थिक अकॉर्डिंग राजनीतिक सामाजिक सभी एक जैसे है, लेकिन उसको समझने के लिए कुछ पॉइंट भी आपको यहाँ दिए गए जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उनकी बातों को ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आपके सामने है, देखिए। मनुष्य के लिए प्रारंभिक महत्व रखता है उत्पादन वितरण और विनिमय। इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है जन कल्याण उत्पादन और विकास। मतलब कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जन कल्याण की भावना होनी चाहिए, उनके उत्पादन उनके कल्याण के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए विकास, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इस सिद्धांत के लिए उत्पादन के लिए मशीनों का प्रयोग मशीन उत्पादन का मूल है। तो मतलब मशीनों का प्रयोग भी करना चाहिए मशीन उत्पादन के द्वारा। सिद्धांत है कि मशीनरी व्यक्ति के लिए होती है ना कि मशीन के लिए व्यक्ति। मतलब ये भी सिद्धांत है कि जो मशीन होती है व्यक्ति के लिए होती है और मशीन व्यक्ति के लिए नहीं है, ठीक है। मशीन के लिए व्यक्ति नहीं होता है। उपयुक्त स्पष्ट होता है कि औद्योगिकरण का अर्थ है अधिक उत्पादन, पहल का केंद्रीकरण, शक्ति सत्ता और नीति निर्माण का गैर आवश्यक होने वाले न्यूनतम सीमा तक घटना। इसके तकपूर्ण निष्कर्ष या परिणाम है उत्पादन का विकेंद्रीकरण अत्यधिक स्तर तक होना चाहिए। तो इसका विकेंद्रीकरण भी उत्पादन का होना चाहिए। उत्पादन वालों को छोटे समुदायों का अर्थ आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र असमानता के स्तर का न्यूनतम होना तथा पहल करने की विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 6, देख सकते हैं। इन बदलावों के दूरगामी परिणाम होंगे जिसे समाज में आंदोलनकारी बदलावों द्वारा लाया जा सकता है। तो इनके जो परिणाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंदोलन के द्वारा इसे लाया जा सकता है। सो गाइस आप देख सकते हैं इसी में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी द्वारा मशीनीकरण की आलोचना का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो इसकी आलोचना गांधी जी द्वारा कैसे की गई है मशीनीकरण की, इसको अकॉर्डिंग ये आंसर है, देख सकते हैं।
गांधी मशीन के उपयोग को सीमित करना चाहते थे, ना कि उसे समाप्त करना। तो देखो, गांधी जी का मानना था कि जो मशीन का उपयोग है ना, हम सीमित मात्रा में करें, उसे खत्म करना नहीं चाहते। उनके मशीनरी और आधुनिक उद्योग संबंधित विचार जॉन 1819 और 1900 से प्रभावित हैं। तो जो इनके विचार हैं, इनके अकॉर्डिंग प्रभावित हुए, सन के अकॉर्डिंग 1900। वे उस मशीन के पक्षधर है जो व्यक्ति के लिए सहायक है, लेकिन उसके व्यक्तित्व को समाप्त ना करे। तो गांधी जी द्वारा ऐसी मशीन के पक्ष में थे जो कि उनके व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी हो, सहायक हो, लेकिन उसके व्यक्तित्व को कोई खतरा ना हो, समाप्त ना करे। उन्होंने अपने मशीन विरोधी भक्ति को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण दिया। देखो, जो ये बताना चाहते हैं कि जो मशीन का वो विरोध करे, उनको दूर करने के लिए गांधी जी कुछ अपनी बातें बताते हैं। मैं यह विरोध कैसे कर सकता हूँ जब मैं जानता हूँ कि हमारा शरीर भी एक नाजुक मशीन है। तो ये गांधी जी का कहना है। चरखा भी एक मशीन है, एक छोटी दांत की तितली भी एक मशीन है, तिल्ली। मैं मशीन को नहीं बल्कि मशीन के लिए पागलपन के विरुद्ध है। यह पागलपन जो मूलक मजदूरी बचाने के लिए हो रहा है। व्यक्ति उस हद तक मजदूरी बचाना चाहता है जहां तक हजारों काम रहित मजदूर होंगे और वे गलियों में भूखे के मारे मरेंगे। मैं कुछ लोगों के लिए समय और मजदूर नहीं बचाना चाहता, बल्कि सभी के लिए बचाना चाहता हूँ। मैं धन का संयम कुछ हाथों की वजह सभी के लिए चाहता हूँ। आज मशीनरी केवल कुछ ही लोगों को लाखों की पीठ पर सवार करती है और करोड़पति बना देती है। यह सब दान के लिए मजदूरी नहीं बचाई जा रही, बल्कि यह सब लालच के लिए हो रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था के विरुद्ध मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। मेरा सर्वोत्तम ध्यान व्यक्ति पर है। मशीन से मानव आगो में रक्त की कमी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण में बुद्धिमान अब बात भी मानता हूँ। सिंगम सियाही मशीन को ही दीजिए। इसे एक अत्यंत अनुपम उपयोगी वस्तु माना जा सकता है। जिसके आविष्कार में एक अद्भुत रोमांस है। तो देखो गाइस, यहाँ पर गांधी जी द्वारा अपनी राय रखते हुए कहना चाहते हैं कि देखो, जो मशीनीकरण के द्वारा ये होगा कि देखो, उसके विरोध में नहीं है, लेकिन वो सीमित मात्रा में उसका प्रयोग किया जाए। अगर मशीनीकरण का ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग करेगा तो कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, वो अमीर बन जाएंगे दिनों रातों रात, बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ लोग हैं, उनके लिए रोजगार का अवसर ही छिन जाएगा, प्लस उनके जो भूखे मरने के दिन आ जाएंगे, वो रोड पर सोने लगेंगे, उनके भूखमरी छा जाएगी। तो ये इसलिए उनका विरोध करते हैं कि वो सभी के लिए सम्मान हो। ये ना हो कि कुछ व्यक्तियों को तो मशीनी द्वारा जिसे चलाने आएगा वो तो बहुत ज़्यादा ही अमीर बन जाएगा, जिसके बस की नहीं है तो वो तो बेचारा रोड पर भूखा ही मरने लगेगा। तो यही गांधी जी इसके विरोध में ये कहते हैं। इसके आगे देखते हैं। गांधी उन मशीनों का समर्थन करते हैं जो मानव की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और गांधी जी का मानना है कि जो मानव है ना, जो मनुष्य है, उनकी मौलिक आवश्यकता की पूर्ति करती है। जो भी आपके कपड़ा मकान के अकॉर्डिंग जरूरत है, उनकी पूर्ति करता है जो मशीन, उनके लिए सही है। वे उद्योगों के सामाजिक स्वामित्व के पक्षधर है, जिससे उनका अभिप्राय समाज का कल्याण था। वे खाद्यान्न उत्पादन, आवास, स्वास्थ्य और मौलिक शिक्षा जैसी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित औद्योगिकरण को मानते हैं। और वो ये चाहते हैं कि देखो, जो भी सीमित मात्रा में, जैसे कि आपको समाज में उसके कल्याण के अकॉर्डिंग जो भी बात की जाएगी, खाद्य के अकॉर्डिंग, आवास के अकॉर्डिंग, स्वास्थ्य, मौलिक, ये सभी की आवश्यकता पूर्ति करेंगे। इसके लिए जो मशीनीकरण है, औद्योगिकरण को सही मानते। ठीक है। उनका यह भी मानना है कि औद्योगिकरण से जीवन गैर व्यक्तिपरक और नियमन बन जाता है, लेकिन फिर भी वे इस मानने के पक्षधर थे। यदि वे मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करें तो सामाजिक नियंत्रण में हो। वे सभी देशों में स्थित विभिन्नताओं से परिचित थे तथा मानते थे कि विभिन्न तकनीकी का विकल्प उनके हालातों के कारण था। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ बड़ी संख्या में मजदूर उपलब्ध है तथा भारी मात्रा में बेरोजगारी और न्यूनतम बेरोजगारी जैसी स्थिति, वहाँ मशीनों के प्रयोग को सीमित करना होगा। तो देखो, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भारत देश में बहुत ज़्यादा मजदूर है और उनको अगर मशीनीकरण को हम सीमित नहीं करेंगे तो ये मजदूरों की कोई भी नहीं सुनेगा और इनके जो भी कार्य होते हैं खान पान अकॉर्डिंग कुछ भी उनको लिए लाभदायक नहीं होगा। तो हमें मशीनों को सीमित मात्रा में करेंगे जब ये अपना कार्य आगे विकास कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, गांधी के मशीनीकरण और औद्योगिक की वृद्धि के विरोध ने उन्हें न केवल पूर्ण चिंतकों जैसे कि गोखले और
रांडे के बिल्कुल अलग कर दिया, बल्कि उनके समकालीन चिंतकों जैसे जवाहरलाल नेहरू ने भी अलग कर दिया। गांधी ने मशीनीकृत औद्योगिकरण का विरोध नैतिक और आर्थिक आधार पर किया। उन्होंने मशीन के आधुनिक सभ्यता का पाप माना है। तो जो देखो, गांधी जी द्वारा इसके जो आर्थिक और प्लस नैतिक अकॉर्डिंग विरोध किया गया, और मशीनीकरण को जो आधुनिक सभ्यता के अकॉर्डिंग पाप समझते हैं। उन्होंने नौकरी की तलाश में कम वेतन और कार्य को दयनीय स्थिति तथा बेरोजगारी के लिए गाँवों से शहर की ओर पलायन को गलत माना। और ये भी बताया कि देखो कि जो कि कार्य के अकॉर्डिंग बेरोजगारी के अकॉर्डिंग गाँव से लोग पलायन करते हैं, शहर की ओर आते हैं, उसको भी उन्होंने गलत साबित किया है। उनका मानना है कि मानसून निर्भर भारतीय कृषि व्यवस्था के कारण केवल मौसमी मजदूरी के कारण मजदूरों को कम उपयोग हो पाता है। मशीनों व्यक्ति की न्यूनतम बढ़ाने की बजाय मानव श्रम और जीवन श्रम को समाप्त कर रही है। तो देखो, ये भी बताया जा रहा है कि जो मजदूर है, उनकी जो न्यूनतम मजदूरी होती है, उनको बढ़ाने की जगह जो उनके मानव के अस्तित्व को ही खत्म कर रही है। मशीनों के उत्थान और विस्तार को मानवीय मजदूर की तरह कोई सीमा नहीं है, और इनका कोई भी सीमा नहीं है। गांधी मशीनों के विरुद्ध इसलिए थे क्योंकि वे इसमें मनुष्य की नौकरी छीनकर उन्हें बेरोजगार बना देगी। तो गांधी जी जो मशीन का विरोध इसलिए कर रहे थे कि उनके द्वारा जो मजदूर की जो नौकरी होती है उसको छीन लिया जाएगा, प्लस उन्हें बेरोजगार बना दिया जाएगा। ठीक है, मैं इसका इसलिए विरोध नहीं करता कि वो मशीन से, बल्कि इसलिए करता हूँ कि ये उन्हें बेरोजगार बना देगी। क्योंकि यदि एक मशीन 100 व्यक्तियों का काम कर देगी तो उसे 100 व्यक्तियों को कहाँ नौकरी देगा। तो मतलब यही मशीनों का विरोध नहीं करे, लेकिन इसलिए विरोध करना चाहते हैं कि अगर मशीन ही पर सारे लोग निर्भर हो जाए, तो जो एक मशीन है 100 व्यक्तियों का काम इकट्ठे कर लेगी, तो बाकी जो 100 व्यक्ति है उनका क्या होगा, उनको कौन रोजगार देगा, उनको कौन नौकरी देगा। जब मशीन ही काम करे तो इनकी ज़रूरत क्या है हमें। तो इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। ठीक है, इसका आगे देखते हैं। गांधी का मानना है कि उत्पादन की विशेषता की प्रक्रिया में मजदूरों की आवश्यकता सीमित होगी, क्योंकि विशेषता वाले मजदूरों को अर्थव्यवस्था में किसी भी जगह नहीं लगाया जा सकता, चाहे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध क्यों ना हो। इसलिए सामान्यतः से वे मशीन का विरोध करते हैं, क्योंकि ये मानवीय श्रम को हटा देता है। अतः इस बात से चिंतित थे कि भारत जैसा अधिक जनसंख्या वाले देश में मशीनीकृत पूंजीवादी औद्योगिकरण बड़ी मात्रा में बेरोजगार उत्पन्न करेगी, और इनके भयंकर सामाजिक दुष्परिणाम होंगे। बड़ी मात्रा में भारी औद्योगिकरण के उत्पादन और वितरण केवल कुछ हाथों में ही सीमित हो जाएंगे, जिससे आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा। तो जो गांधी जी की चिंता यही थी कि देखो, इसके द्वारा ये होगा कि उनके जो बेरोजगारी बढ़ेगी और गरीबी भुखमरी ये सब बढ़ेंगी, और मशीनीकरण ने इनका सारा का कुछ हाथ ले लिया। तो गाइस, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अब आगे हम बताते हैं कुछ पॉइंट। तो गाइस, यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया, उसमें हमने 3 टाइप से आपको क्वेश्चन बताए, प्लस ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने कंप्लीट करा दिया है इस क्लासेस फर्स्ट में। वीडियो नहीं देखी, देख लीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो हमने आपको कंप्लीट करा दिया, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है। अब आपका देखिए चैप्टर जो सेकेंड है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी जो क्लासेस थर्ड की, आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन विद आंसर देखने को मिलेंगे। तो देखिए थर्ड एंड इसके बाद आपको इसमें टोटल कितनी यूनिट है ये भी आपको जानना चाहिए। इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो भी हमने आपको क्वेश्चन बताए थे, इसमें हम पहले आपको 10 चैप्टर है गाइस। देखिए, तो 10 चैप्टर की वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है टाइम कम है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप इस पीडीएफ को ही परचेस कर ले 50 रुपये में, जिससे आप अपने कम से कम इसको 2 से 3 बार आप खुद से पढ़ के 2-3 दिन के अंदर आप इस पीडीएफ को कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं है, और पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। 50 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन विद आंसर चाहिए पीडीएफ, तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।